सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में, जिसमें कि हम देश की अर्थव्यवस्था, देश की जेब और आपकी जेब से जुड़ी हुई खबरों को न सिर्फ बताते हैं बल्कि उसका विश्लेषण भी करते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज किन बड़ी खबरों पे हम बातचीत करने वाले हैं, ऑन द शो के जरिए नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर में सेबी ने कसे हैं आईपीओ के पेच, क्या इससे होगा फायदा। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरी खबर को, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, कई सारी चीज़ों को लेकर के इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा बायजूस ने आखिर में पोल किसकी खोली है, क्या कुछ मामला नया निकल करके आया है बायजूस को लेकर के, जीएसटी में किस तरीके से हो रही है बड़ी सेंध लगी हुई है, क्या कुछ मामला है, डिटेल में चर्चा करेंगे। और क्या कमजोर पड़े पुतिन से बाजार खुश है, ये भी करेंगे हम बातचीत। और अंबानी अदानी जैसों पर अब लगेगी रोक, क्या है पूरी कहानी, बने रहिए हमारे साथ। और सबसे आखिर में बात करेंगे, पिछले दरवाजे से बिक रहे हैं शेयर। जी हाँ, शेयर बाजार को लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आई है, उस पर भी करेंगे डिटेल में चर्चा। लेकिन शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं मानसून की। मानसून की बारिश ने लगभग पूरे देश को कवर कर लिया है। हालांकि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में अभी मानसून की बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में अगले 2 दिन में मानसून पहुंच सकता है। बीते एक हफ्ते के दौरान मानसून तेज गति से आगे बढ़ा है और देश के अधिकतर हिस्से को कवर किया है, जिससे के कारण अब तक बीते मानसून सीजन में बरसात की कमी 13% ही बची है। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कमी ज़्यादा है। बिहार में अभी भी 69% कम बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश में बरसात की कमी 30% है। झारखंड में 47% कम बरसात हुई है। और मानसून में देरी की वजह से खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 30 जून तक देश भर में धान और कपास की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। दलहन का रकबा भी घटा है। हालांकि मोटे अनाज, तिलहन, गन्ने की खेती पिछले साल के मुकाबले आगे पहुंच गई है। इस बीच एक्सपर्ट ने धान के रकबे में आई कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। 30 जून तक देश भर में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 10 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया। उधर केंद्र सरकार ने इस साल गन्ने के समर्थन मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। फसल वर्ष 2023-24 के लिए समर्थन मूल्य को बढ़ाकर के 315 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सर, पहला सवाल तो यही है कि मानसून की इस समय की जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या कुछ बयां कर रही है, और जो बुआई के आंकड़े हैं क्या उससे महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है क्या? मानसून के आंकड़ों को अगर आप बादलों के नीचे देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति दिखाई दे रही। जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है मानसून को लेकर, पूरे देश में 13% की कमी की, उससे कहीं ज़्यादा बिल्कुल उल्टी स्थिति। बादल कहाँ कितने बरस रहे हैं इस पर निर्भर करता है। और इस बार एक अनोखी चीज़ दिखाई दे रही है मानसून में। अगर आप ये नक्शा देखें तो इसमें नीली रेखाएँ मानसून की प्रगति दिखाती हैं। तो इस हिसाब से, जैसा आपको विपुल जी ने बताया, कि भारत के अधिकांश हिस्से को मानसून अपनी कवरेज में, अपने असर में ले चुका है। और मानसून का एक पूरा भारत मानसून के दायरे में है। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखें तो अभी के जो आंकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके, जो आमतौर पर सूखे से प्रभावित या कम बारिश वाले इलाके रहे पारंपरिक रूप से, वो इस साल वेटेस्ट रीजन है, यानी सबसे ज़्यादा पानी वहाँ बरसा है। यानी उन राज्यों में, जिन राज्यों में आमतौर पर पानी की बरसात कम होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन इसके अलावा भारत का हिस्सा 56% पानी की कमी से जूझ रहा है और बहुत बड़ा नंबर है ये। 56% के आसपास, बड़े हिस्सों में 56% के आसपास बारिश कम हुई है सामान्य से। मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब जिन इलाकों में 56% कम बारिश हुई, 60%, 70% के आसपास कम बारिश हुई है, वहाँ फसलों का क्या हाल है, बुआई का क्या हाल है। इसलिए एक तरफ मानसून के आंकड़े आ रहे हैं और दूसरी तरफ खरीफ की जुलाई का रकबा आ रहा है। अब आप इसे जोड़कर देखिए, एक बार 13% की कमी बची, मानसून सामान्य है, सुर्खी को से अलग निकलकर वास्तविकता देखिए। धान के रकबे में तीखी कमी है, कपास के रकबे में तीखी गिरावट है, दलहन थोड़ी संभली हुई है, क्योंकि जिन इलाकों में दलहन की खेती होती है वहाँ बारिश थोड़ी ठीक ठाक हुई है। मोटे अनाजों का रकबा ठीक दिख रहा है, तिलहन के रकबे में थोड़ी बढ़ोतरी है, गन्ना लगभग ठीक है, जूट ठीक है। पर धान और कपास, ये 2 फसलें, और खासतौर से धान को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि खरीफ की प्रधान फसल पैडी है, धान है। और इसलिए महंगाई को लेकर सारे आकलन, सारी गणित, जो कि नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय में हो रही होगी या रिजर्व बैंक में हो रही होगी या कृषि मंत्रालय में हो रही, वो सब बदल रही है। और इस साल धान का रकबा ही घटने का डर नहीं है विपुल, क्योंकि सूखा है, मानसून में नमी कम है, तो उत्पादन में भी, यील्ड में भी कमी आने की संभावना है। इसलिए खाद्य महंगाई का खतरा बना हुआ है।
तो खाद्य महंगाई का खतरा बना हुआ है और आंकड़े अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से चिंता की बात हो सकती है। लेकिन इस बीच सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें कि 3 बड़ी खबरें निकल करके आई हैं। पहली खबर यह है कि आईपीओ की लिस्टिंग का समय घटा दिया गया है। दूसरा, विदेशी निवेशकों के लिए डिस्क्लोजर नियम सख्त हुए हैं। और तीसरा, म्यूचुअल फंड के लिए टीआर को टाला गया है। इन तीनों खबरों पर विस्तार से अंशुमान जी से समझते हैं आखिर में इसका मायने क्या है। सर, सेबी की लिस्टिंग के जो नियम आए हैं इसमें निवेशकों के लिए कुछ फायदा है क्या, क्योंकि समय घटाया गया है? हाँ, सेबी ने लिस्टिंग के समय को 6 दिन से 3 दिन कर दिया है। आमतौर पर एक इशू खुलने के बाद उसे 6 दिन के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना होता था। सेबी की बोर्ड मीटिंग में कई फैसले हुए, इनमें यह सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह था कि 3 दिन के अंदर कंपनी को शेयर बाजार में उसे सूचीबद्ध कराना होगा। इस फैसले का फायदा निवेशकों के लिए होगा कि पहली चीज़ तो एक उनका लंबे समय तक पैसा फंसा नहीं रहेगा, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि लिस्ट होते ही उनको शेयर का अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और इससे उनको अपना पैसा कंपनी से, जो उन्होंने कंपनी के पास आवेदन के तौर पर या बिड के तौर पर डाला है, उसे मिलने में सुविधा होगी। दूसरा ये कि ये माना जा रहा है कि इशूअर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए, पब्लिक इशू लाने वाली कंपनी और निवेशक दोनों के लिए मामला फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और बड़े निवेशक हैं, वो भी 6 दिन तक इंतज़ार करते थे नतीजे आने का। इसलिए कंपनी को अब लंबे समय तक इन लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और बाजार में जो एक किस्म का स्पेकुलेशन लिस्टिंग प्राइस को लेकर होता था, शेयर खुलने के बाद ये कितने पर सूचीबद्ध होगा, कितने पर लिस्ट होगा, और उस समय उसका समय भी कम हो जाएगा 3 दिन के अंदर। यानी आज इशू बंद हुआ और 3 दिन बाद उसकी सूचीबद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले 1-1.5 साल के अंदर भारत में शेयर बाजारों में लिस्टिंग के दौरान काफ़ी एक्टिविटी देखी है, स्पेकुलेशन देखा है लिस्टिंग को लेकर। तो ये तीनों इस फैसले का फ़ायदा निवेशकों को होगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सर, अभी बड़ी मुश्किल से तो एफआईज माने हैं, एक क्वार्टर के अंदर हमने देखा 1000 करोड़ डॉलर के आसपास का निवेश आया, लेकिन अब सख्ती करने जा रही है। क्या कुछ नए प्रावधान है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सेबी काफ़ी सख्ती करने जा रही है, और ये थोड़ा दिलचस्प और एक किस्म से असंगतिपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ कोशिश ये की जा रही है, जैसा विपुल ने बताया, कि विदेशी निवेशकों ने लंबे समय बाद निवेश रिवाइव करना शुरू किया है। सरकार ने सिंगापुर निफ्टी में ट्रेडिंग बंद कर दी है और सिंगापुर निफ्टी को गिफ्ट निफ्टी में बदल दिया है। गुजरात की गिफ्ट सिटी से ट्रेडिंग होना शुरू हुई है, और ये सब इसलिए किया गया है कि विदेशी निवेशक या विदेशी निवेश संस्थाएं जो सिंगापुर जैसे बाजारों के जरिए भारत में निवेश करती थी, अब वो भारत के बाजार को ही एक ऑफशोर सेंटर मानकर यहाँ से निवेश करना शुरू करें। इधर ये हो रहा है। दूसरी तरफ सेबी के बोर्ड ने विदेशी निवेशकों से सूचनाएं मांगने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए बेहद सख्त नियम जारी किए हैं, जिसको लेकर विदेशी निवेशकों में बड़ी खलबली भी है और बड़ी चर्चा भी है। सेबी ने ये कहा है कि पहली चीज़ तो ये कि जिस भी का निवेश में एफपीआई में या निवेश कंपनी में किसी एक ग्रुप की सबसे बड़ी होल्डिंग होगी, उसे कई सारी सूचनाएं और कई सारी जानकारियां साझा करनी होंगी। सेबी ने यह भी कहा है कि जो मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग का जो नियम है, यानी किसी कंपनी में पब्लिक को, आम लोगों को जितनी हिस्सेदारी मिली है, वो उसका पालन पूरी अनुशासन के साथ किया जाए। उसको बाईपास करने के लिए जो एफपीआई कोशिश करते हैं, उसे रोकने के लिए उन्हें डिस्क्लोजर नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा। और इसके अलावा उनके फंड के स्रोत जानने के लिए, उनके पास कितनी इक्विटी एसेट्स हैं, इनके बारे में जानकारी के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। जिनके पास 50% से ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है इक्विटी में, और कोई एक ही बड़ा निवेशक ग्रुप उसे चला रहा है, उसके बारे में उन्हें और ज़्यादा जानकारी देनी होगी। अब यहाँ पर दुविधा यही, और ये सारी प्रक्रिया अभी हाल फिलहाल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के साथ जुड़ी जांच से भी चल रही है, क्योंकि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में भी कहा था कि बहुत सारे विदेशी निवेशक जो दुनिया के अन्य बाजारों से भारत में निवेश करते हैं, उनका फंड कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे कौन है, ये जानना मुश्किल होता है। तो एफपीआई के लिए अब विदेशी निवेशकों के लिए और ज़्यादा पारदर्शिता के नियम बनाए गए हैं। एक सब तीसरा महत्वपूर्ण फैसला, या कहे कि फैसला नहीं लिया गया, एक्सपेंस रेशियो को लेकर के हम लोगों ने कई बार बात की, ये तो फैसला निवेशकों के हित में था, फिर आखिर में इसे टाला क्यों गया? हाँ, ये थोड़ा रहस्यमय रहा, क्योंकि सेबी जितने उत्साह में दिखती थी पिछले 1-1.5 महीने पहले तक, विपुल की सेबी ने एक चर्चा पत्र जारी किया था, डिस्कशन पेपर। उसके बाद निवेशकों में उत्साह बना था कि उनके म्यूचुअल फंड की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जो टीईआर जो फीस लगाई जाती है, इसको टीईआर कहा जाता है, वो फीस कम होगी, और वो फीस लगाने के मामले में लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी, छोटे और बड़े म्यूचुअल फंड एक समान व्यवस्था में आएंगे। म्यूचुअल फंड निवेशकों को लग रहा था कि उनके लिए म्यूचुअल फंड की लागत कम होगी। अचानक सेबी ने इस बोर्ड मीटिंग में जो उसे पारित करना था, तो उसे रोक लिया। इसके पीछे क्या रहस्य पता नहीं, बल्कि सेबी ने एक नई बात कह दी। सेबी ने इस बोर्ड मीटिंग के बाद कहा कि वो एक और डिस्कशन पेपर लेकर आएगी, जिस डिस्कशन पेपर पर बातचीत होगी।
समझा जा सकता है कि इस फैसले से नुकसान से तकलीफ किसको हो रही थी। इस फैसले से तकलीफ हो रही थी देश के बड़े म्यूचुअल फंड्स को, जिनकी मोनोपोली है। भारतीय बाजार में कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिनके पास सबसे बड़ा हिस्सा है, और उनके लिए रिटर्न में उनके पर लगने वाली फीस में कमी हो सकती थी। निवेशकों को उसका लाभ हो रहा था, छोटे म्यूचुअल फंड्स को भी इसका लाभ हो रहा था। ये कहना मुश्किल है कि वही वजह थी, क्योंकि सेबी ने स्पष्ट नहीं किया। अब दूसरे चर्चा पत्र का हम इंतजार करेंगे, उसमें शायद सेबी ये कारण बताए कि उसने अचानक इस सारे फैसले को नतीजे के मोड़ तक ले जाकर वापस क्यों लिया। लेकिन इसका असर आज हमें शेयर बाजार में क्या दिखाई दिया, ये विपुल बताएंगे आपको। शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, क्योंकि लोगों को लगा था ईवीएम उनका घटेगा, और 10% से ज़्यादा की तेजी हमने, चाहे वो यूटीआई म्यूचुअल फंड का हो या एचडीएफसी के अंदर, हमने देखा 10% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। और सो जिक्र आप कर रहे थे सर, उसमें ये भी कहा गया कि अगला जो कंसल्टेशन पेपर होगा उसको देख करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुश होगी। तो शायद इंडस्ट्री को खुश करने के लिए शायद इसे हाँ, तो उद्योग आज खुश भी दिखाई दिया। जितनी एएमसी शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बाजार में लिस्टेड हैं, उनमें सब में वो सेबी के इस नियम के बाद उनके शेयर गिरे हुए थे। उनको लग रहा था कि उन्हें म्यूचुअल फंड निवेशकों को फीस में थोड़ी रियायत देनी पड़ेगी, जिससे उनकी कमाई में कमी होगी। सेबी ने एक तरह से उनसे कह दिया कि उनकी तकलीफ सुन ली जाएगी, निवेशकों के लिए हम फीस कम नहीं करेंगे, आपकी कमाई बनी रहेगी। शायद ऐसा ही संकेत था, क्योंकि शेयर बाजार ने तो कम से कम सेबी की बोर्ड बैठक में इस पर फैसला ना होने को इसी तरह से समझा है। बिल्कुल सही बात है। 10% तक की तेजी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियों में देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बैंकों में फंसे कर्ज में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि देश में बैंकों से कर्ज लेने वालों में 10% लोग ऐसे हैं जो कर्ज चुकाने की मासिक किस्त में चूक जाते हैं। ये लोग अपने बैंक खातों को किसी तरीके से एनपीए घोषित होने से बचाते हैं, लेकिन मासिक किस्त चुकाने में इन्हें मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की वजह से बैंकों के एनपीए में फिर से बढ़ोतरी होने की आशंका है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि फिलहाल कुल कर्ज में फंसे कर्ज का आंकड़ा घट करके 3.9% तक आ गया है, और हालत ऐसे ही रहे तो ये घट करके 3.6% तक आ सकता है। लेकिन आर्थिक चुनौतियां बढ़ने की स्थिति में बैंकों का एनपीए फिर से 5% के ऊपर पहुंच सकता है। सर, लोग समय पर अपनी ईएमआई क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, वजह क्या मानते हैं? आरबीआई की एक खास रिपोर्ट होती है जो हर साल आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके आधार पर पता चलता है कि भारत के बैंकों के भीतर की परिस्थिति क्या है। पर इसमें जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी निकल कर आई वो आपके पास लेकर आए। बाकी रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत में हाउस होल्ड में, परिवारों में ईएमआई को लेकर जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है। करीब 10% ऐसे लोग हैं जो समय पर अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हैं, और वो ईएमआई नहीं चुकाने के कारण उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ती है, और उन्हें बाद में उस ईएमआई चुकाने के लिए अलग से ब्याज देना पड़ता है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के परिवारों में हाउस होल्ड टू ईएमआई टू इनकम रेशियो, इसके आधार पर विपुल ये नापा जाता है कि किसी परिवार की कितनी इनकम है और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसके बीच में अनुपात क्या है। यह माना जा रहा है कि जो ऐसे परिवार जिनकी कुल इनकम का 60% कर्ज चुकाने में जाता है, ब्याज चुकाने में जाता है, वहाँ पर एनपीए के रिस्क बेहद ज़्यादा हैं। यानी वहाँ पर कर्ज का दबाव सबसे ज़्यादा है, और इसे हाउस होल्ड बैलेंस शीट कह सकते हैं। मतलब परिवार भी, अगर आप परिवारों को आप कंपनियाँ माने तो माना जाए कि उनका जो रेवेन्यू है, उनकी कमाई है और जो उनकी इनकम है उसका 60% हिस्सा कम से कम कर्ज चुकाने में जा रहा है। और यहाँ से रिटेल लोन में डिफ़ॉल्ट के और एनपीए के खतरे बढ़ते दिखाई देते हैं। यह चीज़ ध्यान रखना और ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई इस बात के प्रति भी चेतावनी दे रहा है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन का भी है, जो क्रेडिट कार्ड पर या बाकी ऐसी चीज़ों पर लिए जाते हैं जिनके के एवज में कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। तो ये रिपोर्ट बैंकों की बैलेंस शीट अच्छा होना बता रही है, परिवारों की बैलेंस शीट में समस्या बता रही है। आम लोगों के परिवारों की बैलेंस शीट में कर्ज का दबाव बढ़ रहा है, ये बता रही है। जी, इस बीच एडटेक कंपनी बायजूस के मामले ने ऑडिटिंग रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी एनएफआरए की खामियों को उजागर किया है। आमतौर पर बायजूस जैसे घटनाक्रम में एनएफआरए का जांच का अधिकार होता है, लेकिन एनएफआरए की जांच का दायरा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और दिग्गज सरकारी कंपनियों तक ही सीमित है। बायजूस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां फिलहाल एनएफआरए के दायरे में नहीं आती हैं। उधर बायजूस के संस्थापक बायजूस रविंद्र ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि कंपनी के हालात उतने खराब नहीं हैं जितने कि मीडिया में बताए जा रहे हैं। सर, इस पूरे मामले में रेगुलेशन को लेकर के क्या कुछ कमी दिखाई दी है?
बायजूस ने खैर अपने कामकाज की जो परिस्थिति है वो तो हमारे सामने आ गई है। बायजूस बुरी तरह संकट में है, लड़खड़ा रही है। कंपनी के चेयरमैन अपने कर्मचारियों से बता रहे हैं कि संकट है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑडिटर्स छोड़कर जा रहे हैं, डायरेक्टर्स छोड़कर जा रहे हैं। कंपनी में एक किस्म के मेल्टडाउन जैसी स्थिति दिखाई दे रही। पर बायजूस की परिस्थिति ने भारत के अकाउंटिंग रेगुलेटर की पोल भी खोली है। और अकाउंटिंग रेगुलेटर की पोल इसलिए खोली है क्योंकि पिछले 7-8 सालों में विपुल भारत में एक बड़ा कंपनी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास काफ़ी पैसा है, पूंजी है, उनके पास बड़ी कर्मचारी और श्रम शक्ति है। पर उस लेबर फोर्स के बावजूद उनकी अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी की जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये काम करता है भारत में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको NFRA कहा जाता है। वो NFRA बायजूस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों यानी भारत के यूनिकॉर्न्स, भारत के डेकाकॉर्न्स की अकाउंटिंग कितनी साफ सुथरी है इसे जांचने का कोई तरीका भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के दायरे में ये आते ही नहीं। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के दायरे में लिस्टेड कंपनियां आती हैं, बिजली कंपनियां आती हैं, बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं। अब आप असंगति देखिए, पिछले 1 साल 1.5 साल में भारत की जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बताई गई स्टार्टअप क्रांति को, उस स्टार्टअप क्रांति में जो कंपनियां उनके खाते जांचने के लिए अथॉरिटी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। और वही नतीजा हमने बायजूस में देखा कि बायजूस का पहला रिजल्ट डिले हुआ, उसके बाद कंपनी में संकट शुरू हुआ, नौकरियां छटनी हुई, पिछले 1-1.5 साल के अंदर नौकरियां गई। और अब इस कंपनी के भीतर क्या चल रहा है ये हमें हमारे रेगुलेटर नहीं बता रहे हैं, भारत के रेगुलेटर नहीं बता रहे हैं। दुनिया की कंपनियां जिन्होंने इसमें निवेश कर रखा वो बता रही हैं कि साहब इसका वैल्यूएशन तो $22 बिलियन था ही नहीं, ये तो $22 बिलियन की कंपनी नहीं, तो $5 बिलियन की कंपनी है। $22 बिलियन तो आपको पहले से ही बता रही थी। ये महत्वपूर्ण बातें समझना जरूरी है कि भारत में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नियमों में और ऑडिट के नियमों में बदलाव करना होगा। अगर बायजूस का ऑडिटर बाहर छोड़कर नहीं निकला होता तो बायजूस के बारे में पता ही नहीं चलता कि बायजूस के भीतर क्या हो रहा है। ये इस पूरे बायजूस के प्रकरण से हमको नसीहत मिलती है। निश्चित रूप से बड़ी नसीहत मिली है और आगे इस तरह का मामला ना हो, इसको लेकर के हो सकता है आगे चल के कुछ नियम कानून में बदलाव किए जाए। लेकिन देश में GST को लागू हुए 6 साल हो चुके हैं और GST की औसत मासिक कलेक्शन भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद GST की चोरी पर लगाम नहीं लग रही है। 6 वर्षों के दौरान देश में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की GST चोरी पकड़ी गई है और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की GST चोरी तो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ही सामने आई है। अब सरकार इसी GST चोरी पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है। सर, इतनी बड़ी टैक्स चोरी हो रही है, टैक्स चोरी ना हो इसके लिए ये कानून लाया गया, अब GST में भी चोरी हो रही है, क्या वजह है इसकी? GST का हाल है सर, जेल में सुरंग जैसा लगता है। GST को इसलिए लाया गया था कि पूरा डिजिटल स्ट्रक्चर होगा, कोई टैक्स चोरी नहीं होगी, सारे लोग बिल पे करेंगे, जब वो बिल दिखाएंगे तब उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, सारे अकाउंट्स का एक पैरेलल स्ट्रक्चर होगा जिस पर उसकी जांच पड़ताल होगी। लेकिन GST को 5 साल पूरे होने के बाद जो सूचना हमको मिलती है वो मिलती है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की टैक्स चोरी तो इसी साल पकड़ी गई है, सिर्फ इस साल के दौरान, जिस साल GST के कलेक्शन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई गई। दूसरी चीज़ है कि 3 लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी GST के इतने सालों में दिखाई गई। टैक्स चोरी का तरीका बड़ा इनोवेटिव है और सबको पता है, जिस बारे में हम चर्चा भी करते रहे। टैक्स चोरी हुई है इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर। सैकड़ों कंपनियां भारत में कागजों पर बनाई गई जिनमें आधार और पैन के चोरी के आधार और पैन का इस्तेमाल किया गया और उन कंपनियों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर GST के पूरे सिस्टम में सेंध लगाई गई। ये सेंध ऐसे लगाई गई कि कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर कोई सामान खरीदता है और उसे किसी कंपनी के नाम बिल करा लेता है और कंपनी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ध्यान रखना जरूरी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट GST के सिस्टम की जान था। GST सिर्फ इसलिए आया था ताकि बार बार टैक्स ना देना पड़े और अगर आप कच्चे माल पर टैक्स चुका रहे हैं तो तैयार माल पर उस टैक्स की लागत आपको वापस मिल जाए। और वही जो GST का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था, वही टैक्स चोरी के चपेट में फंसा हुआ। इस साल GST प्रशासन की आंखें खुली हैं और उसने काफ़ी बड़ा अभियान चलाया है। भारत में कंपनियों के लाइसेंस बदले जा रहे हैं। अब क्या होने वाला? अब होने वाला है कि GST काउंसिल की अगली बैठक में GST को लेकर के नियमों में सख्ती होगी और ज़्यादा सख्ती होगी और यहाँ से जिस इंस्पेक्टर राज को खत्म होने की बात हम कर रहे थे उसकी वापसी होने का खतरा भी बनता दिखाई देता है। इस बीच अगली खबर का आप रुख करते हैं। आयकर विभाग के निशाने पर अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। विभाग ने ऐसे 15 इन्फ्लुएंसर को नोटिस भेजा है जिन्होंने महंगी जगहों की यात्रा से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी। इन लोगों की आयकर रिटर्न से पता चला कि या तो ये नाम मात्र का टैक्स भरते हैं या फिर भरते ही नहीं हैं, लेकिन यात्रा के लिए महंगी जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं।
सर जो तमाम उधर जो है सोशल मीडिया को लेकर के, निवेश और बचत को लेकर के सलाह देने वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को लेकर के जल्द ही दिशा निर्देश आ सकते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जल्द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के लिए नियम जारी कर सकता है। सर क्या अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है उस पर भी अब सेबी सख्त होने वाली है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर इनकम टैक्स की सख्ती की बात आपको विपुल ने बताई, क्योंकि इनके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड या इनकी कमाई इनको मिलने वाले इंडोर्समेंट से नहीं मिलती है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सेबी के लिए बने हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इस मामले में पहली बार इधर उतरा है। सेबी पिछले 6 महीने से इस बात के लिए परेशान है कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपको तमाम रायचंद दिखते हैं जो आपसे किसी स्टॉक में निवेश करने के लिए, कहीं कुछ खरीदने के लिए कहते हैं। उनका और उनको इन्फ्लुएंसर के दायरे में वो आपके निवेश डिसीजंस को प्रभावित करते हैं बगैर ये क्षमता रखे हुए कि वो आपको बता सकें कि आपको क्या करना है। सेबी इस मामले में चेतावनी, सख्ती सब कुछ कर चुका है। अब सेबी एक बड़े नियम बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए एक डिस्कशन पेपर लाया जाएगा। सेबी की बोर्ड मीटिंग में बताया गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि सेबी शायद ये नियम तय करेगा विपुल कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी BFSI कंपनी से, फिनेंशियल प्रोडक्ट कंपनी से, म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनी से रिश्ता कैसे रखेंगे, क्या वो कंपनियां इनका इस्तेमाल कर सकेंगी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, और ऐसी स्थिति में नियम क्या होंगे। इसके अलावा सेबी बार बार अपनी चेतावनियों में बताता रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वो सब कहने, करने, बताने, आपको निवेश के सलाह देने की अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ये काम निवेश विशेषज्ञों और निवेश सलाहकारों का है। तो आप इसे फिर ध्यान रखें कि ऐसे रायचंदों की राय को थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लें, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स शायद आपको कई बार सही राय नहीं दे रहे होंगे। और इस मामले का ताज़ा उदाहरण तो अरशद वारसी हैं, जिनके ऊपर हमने देखा कि किस तरह की कार्रवाई हुई थी। इस बीच भारत में रूस से तेल का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। मई के दौरान भारत में आयात हुए कुल कच्चे तेल में रूसी तेल की हिस्सेदारी 42% दर्ज की गई। ऐसी खबरें हैं कि रूस जल्द ही कच्चे तेल पर दिए जा रहे डिस्काउंट को बंद कर सकता है। सर अगर डिस्काउंट बंद हो जाएगा उसके बाद भारत के लिए क्या बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं? भारत रूस से तेल खरीद कर कुछ उलझन में अब दिखता है। 2 तरीके की उलझन दिख रही हैं। ये तो हमें पता है कि पिछले 1 साल के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की रूस पर कच्चे तेल की निर्भरता बढ़ती चली गई है और ओपेक से तेल कम आया है। उसका फ़ायदा ये हुआ भारत को, क्योंकि रूस का कच्चा तेल सस्ता था, बाजार में डिस्काउंट पर मिल रहा था और भारतीय तेल कंपनियों ने उसका बड़ा आयात किया, सरकारी और निजी कंपनियों ने उस तेल को बदला और डीजल में बदलकर यूरोप के बाज़ारों में आयात किया और इस पूरे कारोबार पर सरकार ने टैक्स भी लगाया और इस टैक्स से पैसा लेने की कोशिश की। अब थोड़ी बाजी पलट रही है। बाजी इस तरह से पलट रही है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत, G7 के प्रतिबंधों के तहत $60 पर बैरल की कैपिंग के साथ तेल बेचने की छूट है। अगर वो इससे नीचे तेल बेचता है तो दुनिया के देश खरीद सकते हैं। रूस अब ओपेक के साथ में हुए ताजे मतभेद के बाद अपनी तेल की रणनीति बदल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में रूस इस तेल का डिस्काउंट खत्म कर देगा और उसे $60 या उसके बराबर बेचना शुरू करेगा, उससे ऊपर भी बेच सकता है, ऐसी कोशिश करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस ने ओपेक देशों के प्रभाव वाले बाजार में अपनी पैठ बना ली है, जिसमें खासतौर से चीन और भारत के बाजार हैं। अब यहाँ भारत की दुविधा शुरू होती है। भारत की दुविधा 2 तरह से शुरू होती है कि अगर रूस $60 की कैपिंग से ऊपर का तेल बेचता है तो भारत पर प्रतिबंधों के दायरे में आने का खतरा है, क्योंकि दुनिया के देशों को $60 से ऊपर का तेल रूस का खरीदने की छूट नहीं है युद्ध के प्रतिबंधों के कारण। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने जितना तेल खरीद लिया उसको भुगतान को लेकर काफ़ी असमंजस और ऊहापोह है। हमें याद है कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव जब आए थे मई के महीने में, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि रूस रुपए में पेमेंट नहीं लेगा, जो रूपी रूबल ट्रेड की व्यवस्था है वो नहीं चलेगी। अब भारत ने जो इतना तेल खरीद लिया और रूस के तेल पर निर्भरता बना ली, उसके बदले उसे भुगतान करना है। तो वो भुगतान करने के लिए रूस ने युआन की मांग की थी, जो भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो भारत किस करेंसी में भुगतान करेगा? दिरहम की बात चल रही, दिरहम में कुछ पेमेंट भी किया गया। तो रूस का सस्ता तेल आया तो है, इस्तेमाल तो हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार में कम नहीं हुई हैं, कंपनियों ने उसका इस्तेमाल किया है, बचत की है, तेल कंपनियों के मुनाफे बढ़े हमने देखा है। लेकिन अब उलझन ये है कि खरीदा गया तेल, इसके लिए किस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाएगा, किस मुद्रा में रूस का उसको भुगतान किया जाएगा। अमेरिकी डॉलर में भुगतान संभव नहीं है क्योंकि रूस प्रतिबंध में और रूस अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल दुनिया में नहीं कर सकता, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। रूस से एक और खबर है। रूस में वागनर ग्रुप की तरफ से तख्ता पलट की असफल कोशिश के बाद अब दुनिया भर में चर्चा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले के मुकाबले कमजोर हो चुके हैं। चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि 16 महीने से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब समाप्त हो सकता है, और ऐसा हुआ तो वैश्विक स्तर पर कमोडिटीज़ में बिकवाली बढ़ सकती है, जिस वजह से कमोडिटीज़ की कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा। सर
रूस की जो तख्ता पलट की कोशिश थी, कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार, किस तरीके से देख रहा है उसको? रूस की से जो सुर्खियां हैं वो दूसरी तरफ मूव कर रही हैं। पिछले हैं 2-3 दिन पहले तक जो सुर्खियां बन रही थी वो रूस में एक वैगनर ग्रुप की बगावत की थी। इस वैगनर ग्रुप की बगावत तो ख़त्म हुई, पर इसके साथ पुतिन का जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, सैन्य ढांचा था, उसमें बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी। पुतिन के अपने सेनाध्यक्ष और सेनाधिकारी भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। ये माना जा रहा है पूरी दुनिया में कि पुतिन इस बगावत से बुरी तरह कमज़ोर पड़े हैं। उन्होंने किसी तरह समझा तो लिया वैगनर को, लेकिन अब पुतिन में वो ताकत नहीं है कि उस युद्ध को आगे तक जारी रख सकें, युद्ध को आगे ले जाने की क्षमता नहीं। वैसे भी पुतिन ये बात कह चुके हैं कि उनके पास हथियारों की कमी है। उन्होंने फैक्ट्रियों से हथियार मंगाने शुरू किए हैं। चूंकि 1 साल से युद्ध में तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, निवेश की संभावनाएं सीमित है। ये खबर रूस से बाहर बाजारों के लिए एक अच्छी खबर बनकर आई। पुतिन की कमजोरी बाजारों को अच्छी लग रही है, यानी वैगनर की बगावत से पुतिन जो डगमगाए हैं उसे लेकर अब शेयर बाजार में, कमोडिटी बाजार में बड़ी जो कमोडिटीज़ हैं उनमें जो सौदे हैं उन्हें बेचने की सिफारिश और सलाह दी जा रही है। माना जा रहा है कि कमोडिटी बाजार में युद्ध से बना जो एक बूम साइकिल था वो अब खत्म होने के करीब जा रहा है। यानी युद्ध, अगर पुतिन युद्ध रोकने पर मजबूर होते हैं, अपने पैर पीछे खींचते हैं, तो कमोडिटीज़ को लेकर जो तेजी बनी थी वो गिर सकती है। आमतौर पर अगर आप सोने की कीमत देखें, निकल, कोबाल्ट, पैलेडियम, एल्युमिनियम, कई सारी धातुएं हैं जिनमें अब दुनिया में निवेशक बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शायद अब खत्म होने के करीब पहुंच रहा है। केवल कॉपर और यूरेनियम 2 ऐसे महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं जिन्हें लेकर ये सलाह दी जा रही है कि उनकी कीमतें ऊपर बढ़ेंगी। बाजारों के लिए, बैंकरों के लिए, महंगाई से जूझती सरकारों के लिए यह राहत वाली खबर है, क्योंकि अगर कमोडिटी मार्केट में गिरावट आना शुरू होती है तो जो महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है उसे थोड़ा सा उस पर पानी पड़ेगा, और शायद अगले 5-6 महीनों में कमोडिटी की कीमतें घटने के कारण महंगाई में कमी की संभावना बनेगी। जी, इधर मार्च तिमाही के दौरान अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ को लेकर के पहले जो अनुमान जारी किया गया था उसके मुकाबले वहां पर ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने गुरुवार को मार्च तिमाही के लिए संशोधित ग्रोथ आंकड़े जारी किए और कहा कि जनवरी से मार्च के दौरान अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ 2% रही है। इससे पहले आए आंकड़ों में 1.3% की ग्रोथ की बात कही गई थी। ग्रोथ के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिलहाल मंदी से दूर है और वहां पर महंगाई घटाने के लिए ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने भी ब्याज दरें बढ़ने के संकेत दिए हैं। सर, सवाल यही कि अब ब्याज दर को लेकर के अमेरिका में जो आंकड़े हैं जो निकल करके आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं? अमेरिका से संकेत बड़े दो टूक हैं। जेरोम पावेल एक हॉकिश फेडरल रिजर्व गवर्नर है, और उनका जो ताज़ा बयान आया वो बाजारों को चौंकाने के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि 2% महंगाई दर की मंजिल भी काफ़ी दूर है। अमेरिका की महंगाई दर तो भी 5% है और अमेरिकी बैंक का लक्ष्य उसे 2% लाने का है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने संकेत दिया कि महंगाई से लड़ाई अभी और मजबूती से लड़ी जाएगी। इसका मतलब है, इसकी व्याख्या बाजार ने इस तरह से की कि कम से कम 2 बार और ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, 25-25 बेसिस पॉइंट की। यानी अमेरिका में ब्याज दरों में 2 और बढ़ोतरी के दौर दिखाई दे रहे हैं। ये बयान आया, उसके 24 घंटे बाद अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े आए। जीडीपी के आंकड़ों ने एक तेज रिबाउंड दिखाया, यानी कि ब्याज दरें बढ़ाने की कोशिशों के बाद भी बाजार में मांग में कमी नहीं आई। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वहीं बना हुआ है। पिछले 1 साल की कवायद के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अभी भी महंगाई को बढ़ाने वाले, महंगाई को ताकत देने वाले और महंगाई के लिए तमाम तरीके की ईंधन आपूर्ति करने वाले फैक्टर काम कर रहे हैं। इसलिए ब्याज दरें फिलहाल अमेरिका में बढ़ती रहेंगी, इस बात के संकेत हैं। और इसका असर हमें डॉलर की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स में एक तेज मजबूती दिखाई दी और नतीजतन सारी कमोडिटीज़ जो बाजार में हैं उनमें, उनकी कीमतों में हमने गिरावट दिखाई दी। कमोडिटीज़ की कीमत में गिरावट की एक और वजह हम इससे पहले आपको रूस के संदर्भ में बता ही चुके हैं। तो ब्याज दरें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से भारतीय शेयर बाजार में जो बेलगाम तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब वक्त हो गया है आज की सबसे बड़ी खबर जानने का। भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी के बावजूद एक तरफ आईपीओ बाजार इस साल सुस्ती रहा, वहीं ब्लॉक डील्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में ब्लॉक डील 3 साल के ऊंचे स्तर 3.9 अरब डॉलर यानी कि करीब 32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ इस साल की पहली छमाही में आईपीओ के जरिए जुटाए जाने वाले फंड में करीब 80% की गिरावट आई है। शुक्रवार को भी शेयर बाजार में अदानी ट्रांसमिशन, भारती एयरटेल, इजी ट्रिप प्लानर्स जैसी कई कंपनियों में ब्लॉक डील हुई। इस हफ्ते अदानी समूह की कंपनियों में ब्लॉक डील के जरिए जीक्यूजी पार्टनर्स और कई कंपनियों ने 1 अरब डॉलर से ज़्यादा के शेयर खरीदे हैं। सर,
कितनी ब्लॉक डील अब तक हो चुकी है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, और कौन कौन सी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है? भारतीय शेयर बाजार का ये एक बिल्कुल अनोखा और नया चेहरा है। शेयर बाजार की तेजी की सुर्खियां आप पढ़ रहे होंगे, रिकॉर्ड तेजी की सुर्खियां पढ़ रहे होंगे। उसके पीछे क्या हो रहा है ये हम आज बताने की कोशिश करते हैं और इसे हमने आज सबसे बड़ी खबर के तौर पर शामिल किया है। आमतौर पर कंपनियां शेयरों की बिक्री या तो एफपीओ के जरिए करती हैं, आईपीओ के जरिए करती हैं। कंपनी एफपीओ लेकर आती हैं और दोबारा अपने शेयर बेचती हैं। पर भारतीय बाजार में पिछले एक साल में एक मुश्त प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है बड़े पैमाने पर लोगों को। और ये एक दो जगह होती है, अडानी की सेल्स दिखाई देती तो समझ में आता। एक किस्म से पिछले एक साल के अंदर विपुल भारतीय बाजार में प्रमोटर्स की तरफ से अपने शेयर थोक में बेचने का, जिसको क्या ब्लॉक डील कहते हैं, उसे आप बल्क में माने, थोक में बेचने का, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट फंड्स को बेचने का प्रचलन सा आ गया है। ताजे आंकड़े बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए की ब्लॉक डील्स हुई हैं भारत में। 1.87 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनियों ने छोटे निवेशकों को नहीं बेचे, डीआईएस को नहीं बेचे, ब्लॉक डील में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को के साथ बड़ी डील की है। अब इसमें बहुत सारे नाम, जैसे विपुल ने आपको अडानी का नाम बताया, लेकिन इसमें आप लैंडमार्क, कल्याण ज्वेलर्स, लिस्ट बहुत लंबी है। उतनी लंबी लिस्ट कार्यक्रम में शामिल नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये भारतीय शेयर बाजार का एक ऐसा चेहरा है जो आमतौर पर हमने नहीं देखा। ब्लॉक डील्स होती हैं बाजार में, पर उनकी संख्या पिछले एक साल में काफ़ी तेजी से बढ़ी है और इसलिए इन ब्लॉक डील्स का एक बड़ा असर माना जा रहा है शेयर बाजार की ताजी तेजी में। आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, इतनी सारी ब्लॉक डील हो क्यों रही है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए, छोटे निवेशकों के लिए इसका कोई असर है क्या? यही चौंकाने वाली बात है और सवाल बाजार को मथ रहा है जब हमने समझने की कोशिश की कि आखिर कंपनियों के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी थोक में बेच क्यों रहे हैं। दो ही वजह हो सकती हैं। एक वजह यह है कि कंपनियों के पास कर्ज है, उसे उतारने के लिए उन्हें फंड्स चाहिए, या फिर दूसरी चीज यह है कि प्रमोटर्स प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं शेयरों में। चूंकि स्टॉक मार्केट में तेजी है और प्रमोटर ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है और उसके पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी है, तो वो इससे मुनाफा वसूली करना चाहता है, मुनाफा निकालना चाहता है। तो कुछ कंपनियां तो अपने निवेश के या कर्ज उतारने के लिए शेयर बेच रही, से अडानी की मजबूरी थी अपने शेयर्स बेचने की क्योंकि अडानी को कर्ज चुकाना था। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके भविष्य में कोई निवेश की योजनाएं नहीं दिखती हमारे सामने। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने ताजी बोर्ड मीटिंग में बताया हो कि उनके पास फंड्स की कमी है और कोई बड़ा निवेश करने जा रही। ऐसा लगता है क्योंकि प्राइसेस ऊपर हैं, बढ़े हुए हैं और निवेश और कंपनियों को बेहतर रिटर्न, प्रमोटर्स को बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं, इसलिए वो ग्राहकों को बेच रहे हैं और ये खरीदारी कर रहे हैं दुनिया के फंड मैनेजर्स या बड़े निवेशक। छोटे निवेशक बेचारे इस पूरी प्रक्रिया को किनारे बैठे देख रहे हैं क्योंकि उनको इसमें कुछ मिलना नहीं। वो सिर्फ शेयर बाजार की तेजी की सुर्खियां देखकर तो खुश हो सकते हैं, पर ये पूरा फायदा तो प्रमोटर्स को ब्लॉक डील में जा रहा है और ये थोक में होने वाली डील से इसमें फायदा प्रमोटर्स का है जिनके पास हिस्सेदारी जो उसे बेच रहे हैं। फिलहाल बाजार का ये रुख आमतौर पर बाजार की अपनी पुरानी व्यवस्था से बिल्कुल अलग है क्योंकि कंपनियां ये काम करने के लिए एफपीओ भी नहीं ला रही हैं, एफपीओ लाने की भी कोशिश नहीं कर रही हैं। वो उन्हें फंड्स जो चाहिए वो उनके लिए निवेशक पीछे से, पर्दे के पीछे से, पिछले दरवाजे से शेयर बेचकर उन्हें वो फंड्स मिल रहे हैं। पिछले दरवाजे से जो है वो शेयर बेचे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। जी हाँ, फैमिली ऑफिस के पैसों के व्यक्तिगत खर्च पर रोक लगाने के लिए सरकार अब कदम उठा सकती है। फैमिली ऑफिस के पैसों का इस्तेमाल विदेशों में व्यक्तिगत प्रॉपर्टी खरीदने या स्थायी तौर पर विदेशों में निवेश के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि इस तरह के खर्च या निवेश के लिए देश में पहले से ही लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम मौजूद है। सर, अब फैमिली ऑफिस को लेकर के किस तरीके से नियम बदले जा सकते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? फैमिली ऑफिस को लेकर नियम बदलना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हम लगातार इन सुर्खियों से वाबस्ता होते हैं, सुनते हैं कि भारत से अमीर भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं। इस साल भी करीब 6,500 सुपर रिचेस ने बिलियनर्स ने भारत छोड़ा और विदेश लेकर जा रहे हैं। इसका रास्ता है फैमिली ऑफिस। भारत की प्रमुख कंपनियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैमिली ऑफिस खोलती हैं, खासतौर से वहाँ खोलती हैं जहाँ टैक्स कम है, जैसे सिंगापुर, दुबई या यूरोप के कुछ देश। और इस फैमिली ऑफिस में भारत में कमाई हुई वेल्थ ट्रांसफ़र की जाती है और इससे वहाँ वेल्थ बनाई जाती, बाजार में निवेश किया जाता है, ज़मीनें खरीदी जाती हैं। सरकार को देर से पता चला कि ये रास्ता अब रोका जाना ज़रूरी है और अभी हाल में आपने अडानी के फैमिली ऑफिस की चर्चा सुनी होगी। भारत की बहुत सारी कंपनियों के फैमिली ऑफिस काम कर रहे हैं। सरकार मान रही है कि वेल्थ माइग्रेशन का नया रूट है जिसके जरिए भारत में कमाई हुई संपत्ति विदेश में निवेश हो रही है और वहाँ पर संपत्ति बनाई जा रही है। तो जो नियम बनाने की संभावना वही दिखाई जा रही है कि अगर कंपनियाँ बिजनेस
इन्वेस्टमेंट के अलावा किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए, कारोबार करने के लिए, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अगर ये पैसा ले जाती हैं तो फैमिली ऑफिस के प्रयोग को अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर वो वेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो इसे फिर सरकार की जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, जिसकी एक अधिकतम सीमा है कितना पैसा आप भारत से बाहर नहीं ले जा सकते, उस सीमा में लाया जाएगा। अगर ऐसा होता तो बेहद चौंकाने वाला फैसला होगा, क्योंकि भारत के अमीरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये लगभग उनकी विदेश में संपत्ति बनाने की योजनाओं के लिए झटका होगा। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस तरीके की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन फैमिली ऑफिस पर सरकार इतनी सतर्क क्यों हो गई? क्योंकि सरकार को दिखाई दे रहा है कि हर साल 6,000 7,000 सुपर रिचेस जो भारत में जिन्होंने कारोबार से कमाई की वो भारत से छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और फैमिली ऑफिसेस का पर्पज बिजनेस करना से ज़्यादा अपने ट्रस्ट के जरिए, अपने फंड्स के जरिए वेल्थ बनाने का होगा। वेल्थ माइग्रेशन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और पिछले 7-8 साल में भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में है जिसने अपने अमीरों को, सुपर रिचेस को गंवाया है। वो भारत में कमाते हैं पर अपनी समृद्धि कहीं दूसरी देश में ले जाकर लगाते हैं। और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंटरेस्टिंग है कि इस पर हम पूरा आधे घंटे का शो मनी सेंट्रल कर सकते हैं, लेकिन समय कम है। लेकिन इस विषय पर अगर आपको डिटेल सुननी है तो इकोनॉमिकम में अंशुमान जी ने पूरे फैमिली ऑफिस को लेकर के कौन कौन से कामकाज कर रहे हैं विस्तार पूर्वक जो है हमने चर्चा की है। तो आप देख सकते हैं इस बार का इकोनॉमिकम, अवश्य देखिए। और इस पूरे मामले को लेकर के सर क्या कुछ खास रहा है इस हफ्ते के इकोनॉमिकम में हम आपको वेल्थ माइग्रेशन पर ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वेल्थ माइग्रेशन में अगर आपको लगता है कि 6,000-7,000 लोग छोड़ रहे हैं तो 6,000-7,000 लोग नहीं है। दुनिया में वेल्थ रखने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है और ये जो वेल्थ का माइग्रेशन है भारत से ये कितना बड़ा है और सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही। भारत अपनी अमीरी को, अपनी समृद्धि को क्यों गंवा रहा है, भारत से कमाई हुई पैसे को दूसरे देश में क्यों लगाया जा रहा है, इसका पूरा रहस्य क्या है, इसके पीछे हो क्या रहा है, इस बार के इकोनॉमिकम में जरूर हमारे साथ जुड़िए। हम विस्तार से इस पर बात कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा इकोनॉमिकम इस बार का। लेकिन अभी फटाफट बहुत सारी खबरें बाकी रह गई, नजर डाल लेते हैं झटपट पे। तो चीन की टेलीकॉम कंपनी ZTE को भारत में वोडाफोन आइडिया के लिए टेलीकॉम उपकरण सप्लाई करने के लिए सरकार का सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSCS से क्लियरेंस मिला है। क्लियरेंस मिलने के बाद ZTE अब वोडाफोन आइडिया को 200 करोड़ रुपए के टेलीकॉम उपकरणों की सप्लाई कर सकेगी। वोडाफोन आइडिया इन उपकरणों का इस्तेमाल नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए करेगी। इधर रिश्वत भर्ती घोटाले में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बड़ी कार्रवाई की है। TCS ने 6 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके अलावा 6 बिजनेस एसोसिएट फर्म्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। TCS के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कंपनी की सालाना आम बैठक में जानकारी साझा की है। आपको बता दें ये पहली बार है जब कंपनी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी की ओर से इस मामले में पूरे जांच प्रक्रिया के ऊपर खुल करके बातचीत की गई है। अगली खबर, सरकार ने देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। इन खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टीन और कॉपर समेत कई अन्य महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। पिछले नवंबर में खनन मंत्रालय के द्वारा गठित एक विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार महत्वपूर्ण खनिजों पर एक रिपोर्ट के आधार पर इन 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई। खनन मंत्रालय के द्वारा समय समय पर इसकी सूची की समीक्षा की जाएगी। सर इन खबरों में कोई टिप्पणी? चलते चलते ZTE की खबर महत्वपूर्ण है। ZTE एक ऐसी कंपनी थी जो चीन की जिसको सुरक्षा कारणों से भारत में प्रतिबंधित किया गया था, इसे आने नहीं दिया गया था और माना जा रहा था कि उसके उपकरणों में भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पर अचानक सरकार ने यू टर्न लिया और वोडाफोन आइडिया जिसे सस्ते उपकरणों की ज़रूरत है उसके लिए ZTE से सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाया गया। लंबे समय बाद चीन की किसी टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी को सुरक्षा के खतरे की सूची से बाहर किया गया। दिलचस्प होगा देखना कि ZTE वाला नजरिया सरकार क्या दूसरी बड़ी कंपनी हुआवे के बारे में भी अपनाएगी, क्योंकि वो भी दरवाजे पर खड़ी है और उसे भी भारतीय बाजार में अपने उपकरण बेचने हैं। चलिए तो फिलहाल मनी सेंट्रल को समाप्त करने का समय हो चुका है। अंशुमान सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम आपकी जेब से जुड़े हुए लगातार जो हैं जारी हो रहे हैं। तो देख करके अपनी टिप्पणियाँ देते रहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।